नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों में घमासान शुरू हो गया। एनडीए ने जैसे तैसे करके सीट बंटवारा फाइनल तो कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इधर महागठबंधन में तो लड़ाई ही लड़ाई है। कई जगह फ्रेंडली फाइट हो रही है। अभी तक न मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई है, न ही सीटों को लेकर कोई फाइनल बंटवारा हुआ है। अब इस रार का, इस लड़ाई का क्या असर होगा बिहार के चुनाव में? किस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा और कौन पीछे रह जाएगा? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। हाँ, जिस तरह से बिहार में घमासान मचा हुआ है और सभी दलों में कहीं सीट बंटवारे को लेकर पेच है, कहीं मुख्यमंत्री के नाम को लेकर पेच है, कहीं ऐसा है कि टिकट बंटवारे के बाद बाकी लोग बहुत मैदान में आ गए हैं। कई लोग जो है अपने पार्टी से असंतुष्ट हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका चुनाव पर क्या असर होगा? क्या बहुत कुछ उलटफेर होने की संभावना हो रही है क्या? देखिए, बिहार चुनाव सुनीता जी अब उस मोड़ पे पहुंच गया है। पहले फेज का नामांकन पूरा हो चुका है, दूसरे फेज का नामांकन पूरा होने वाला है, और लेकिन जो पूरी तस्वीर है अब तक साफ नहीं हुई है। एनडीए का, जहां तक आपने सवाल उठाया, एनडीए ने 243 सीटों का बंटवारा कर दिया। बहुत सारी समस्याएं वहां भी आई। जीतन राम मांझी नाराज दिखे, रालोमो अध्यक्ष नाराज हो गए, चिराग पासवान का जो आगे पीछे चलने का जो खेल है वो चलता रहा। फिर बीच में खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, क्योंकि एक तरह से उनकी जो सीटें हैं, जदयू की जो सीटें हैं, वो रामविलास पासवान को दे दी गई। तो ये सब चलता रहा, लेकिन एनडीए ने कम से कम लीड तो कर लिया है। 243 सीटों पर औपचारिक तौर पे फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दिया सभी नेताओं का। तो वहां टकराव वाली जो स्थिति है सीटों पर नहीं दिख रही है, तो एक क्लियर मैसेज तो गया है। लेकिन महागठबंधन को अगर आप देखें तो महागठबंधन ने पहले चुनाव की घोषणा से पहले जो माहौल बनाया था, जो पब्लिक फीडबैक था, वो बहुत ही बेटर था। लेकिन इस समय मैं निसंदेह कह सकता हूं कि जो फीडबैक पहले बन रहा था, जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई और जिस तरह से हाथों में हाथ डाल के जो गठबंधन के सहयोगी थे वो चल रहे थे, तो एक मैसेज जा रहा था जनता के बीच में कि हाँ, ये विकल्प बन सकते हैं क्योंकि इनमें एकता दिख रही है। लेकिन इस समय निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन जो है वो डिरेल हो गया है, क्योंकि ये मैसेज तो जा रहा है समय कि भैया आप मतलब चुनाव घोषित हो गया, नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन के बाद दूसरा नॉमिनेशन भी होने जा रहा है, प्रचार अभियान भी शुरू हो गया है, लेकिन आप जो हैं अभी तक अपने जो मसले हैं, अपने अंदरूनी मसले हैं, गठबंधन के भीतर जो मसले हैं, उसको हल नहीं कर सके हैं। तो आप विकल्प क्या देंगे हमें? और सही कहा जन स्वराज के संस्थापक ने कि भैया अब लड़ाई जो है वो जन स्वराज वर्सेस एनडीए हो गया है। तो मुझे भी ये लगता है कि अगर इस तरह का मैसेज जाएगा पब्लिक के बीच में, तो नेचुरल सी बात है कि कहीं ना कहीं गठबंधन को पूरी तरह से नुकसान उठाना पड़ेगा, और इसके लिए उनके नेता जिम्मेदार हैं। एक बात और है कि जो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए खालिद जी आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि क्या लगता है कौन सी पार्टी ज्यादा जिम्मेदार है इसमें? क्योंकि जैसे जेएमएम तो नाराज हो गई, वो बाहर है, खैर उसका यहाँ कोई उतना वजूद भी नहीं था, लेकिन उसने अपने झारखंड में इन लोगों को सीटें दी थी तो वो उम्मीद कर रही थी। लेकिन बाकी दल भी है, तो जैसे मुकेश सहनी की पार्टी है, चाहे कांग्रेस भी खुश नहीं है, वाम दल भी खुश नहीं है। तो क्या सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी को थोड़ा और त्याग करने की जरूरत है, या सेक्रीफाइस करने की जरूरत है, या कोई और है जो इसमें गठबंधन में कहीं ना कहीं पेच डाल रहा है? ये देखिए, एक्सटर्नल फोर्सेस तो होंगे एक्टिव, निश्चित रूप से एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिव हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं डिरेल करने के लिए, जहां तक महागठबंधन की पार्टियां हैं, क्योंकि सब कुछ तो इनके बीच तय हो गया था। इन्होंने तो फॉर्मूला भी निकाल लिया था, 3 डिप्टी सीएम, है ना, एक ईबीसी, एक दलित और एक मुस्लिम वर्ग से। सीएम का चेहरा
कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही थी कि भाई चुनाव के बाद ही तय होगा, चुनाव के बाद ही तय होगा, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है ना कि जो सबसे बड़ा दल है, जो सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, जिसकी संभावना ये है कि सबसे ज्यादा उसके प्रत्याशी चुनकर आएंगे, तो सीएम अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उनको बहुमत मिलता है तो उसी दल का ही चेहरा जो है वो सीएम होगा। तो तेजस्वी यादव तो आरजेडी की तरफ से आ गए हैं, आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। एक्सटर्नल फोर्सेस कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अब आप देखें कि कांग्रेस का जो लेटेस्ट अभी है, वहां पे उनके विक्षुब्ध नेता, यानी टिकट बंटवारे से जो विक्षुब्ध नेता हैं, इंटरनल है ना, वहां पे इनफाइट हो रही है। एक तो ये दोस्ताना फाइट की जो स्थिति बन रही है, करीब करीब 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे दोस्ताना फाइट की स्थिति बनी है। दोस्ताना फाइट कैसा गठबंधन भाई? जब आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं तो किस तरह का गठबंधन आपने बनाया है? गौड़ा बौड़ाम की सीट हो, वैशाली की सीट हो, लालगंज की सीट हो, और जनता में भी एक मैसेज जाता है ना कि भाई जब आप चुनाव के पहले एकजुट नहीं हो पाए हैं तो चुनाव के बाद आपकी एकजुटता बनी रह पाएगी या सरकार ढंग से आप मिलके चला पाएंगे, एक संशय की स्थिति तो होती है। लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि अभी भी सबके बावजूद महागठबंधन और जो बीजेपी गठबंधन है, जेडीयू बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए में ही मुख्य मुकाबला होने की पूरी संभावना है। जन सुराज के दावे हमको लगता है कि अभी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हाँ, जनता में स्पेशली जो महागठबंधन के जो वोटर्स हैं उनके में एक निराशा तो आ रही है। और इधर भी हाल कुछ बहुत अच्छा नहीं है। सुनीता जी, मैं जो कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि जनता का जो फीडबैक है, हाँ, हम लोग तो लोगों के बीच रहते हैं, तो जो परसेप्शन बन रहा था, जो ग्राफ ऊपर था, हाँ, वो अब ग्राफ जो है नीचे गया है। और नेचुरल सी बात है कि जो एनडीए के लोग हैं वो इससे खुश होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे, अनलेस कि इस क्राइसिस को मैनेज कर ले एनडीए। मैं इसकी संभावना देख सकता हूं, क्योंकि उनको भी चुनाव लड़ना है, सभी पार्टियों को चुनाव लड़ना है, और चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? वो सत्ता में आने के लिए लड़ रहे हैं। तो जब ये फीडबैक उन्हें भी मिलेगा तो हो सकता है क्राइसिस मैनेज, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल कहीं ना हो जाए, ये शंका जरूर है, क्योंकि समय बहुत कम है। बहुत कम समय। अब आप देखिए ना कि कांग्रेस की जो सीटें हैं, संभावित सीटें, ये तो पहले से चर्चा चल रही थी कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के जो नेता हैं कृष्णा अल्लावरू, खासकर उनके बीच जो बातचीत हो रही थी, राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव इधर से, है ना, जो बातचीत हो रही थी, 7 बार मीटिंग हुई। 7 बार मीटिंग में भी आप ये फैसला नहीं तय कर पाए कि किसको कितनी सीटें लड़ना है। तय तो इन्हीं दो करना था, बड़े पार्टनर तो यही हैं, आरजेडी और कांग्रेस, इन्हीं ही तय करना था। सीपीआईएमएल ने 20 सीटों पर अपने, तो अकेली पार्टी एक तरह से सीपीआईएमएल है जिसने अपने कोटे के सीटों का ऐलान कर दिया है। और उनके जो प्रमुख हैं दीपांकर भट्टाचार्य, वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हमने सीटों का ऐलान कर दिया है और माले की जो सीटें हैं उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम जो है नॉमिनेशन के बाद भी बहुत सारी चीजें जो गठबंधन के अंदर है वो सब ठीक हो जाएगा, वो उम्मीद दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसी उम्मीदें दूसरे की तरफ से नहीं आ रही है। आरजेडी जो लीडिंग पार्टी है उसके बड़े नेता ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस जो पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसके नेता ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे हैं। सीपीआई ने तो कई जगहों पे अपने कैंडिडेट भी खड़े कर दिए। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, 6-8 सीटें ऐसी हैं जो मैं गिना सकता हूं आपको। लालगंज की सीट है, आदित्य कुमार राजा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, है ना, और शिवानी शुक्ला जो है वो, ये फर्स्ट फेज की सीटें हैं। ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट फेज नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, यहाँ पे फ्रेंडली फाइट हो रही है। शिवानी शुक्ला आरजेडी की कैंडिडेट वहां पे खड़ी हो गई हैं। वैशाली इंजीनियर संजीव हैं कांग्रेस के, अजय कुशवाहा आरजेडी से खड़े हो गए, तो अब ये दोनों लड़ रहे हैं, जनता कंफ्यूज है। राजा पाकर जो सिटिंग सीट है कांग्रेस की, प्रतिमा कुमारी वहां से विधायक हैं। मोहित पासवान सीपीआई के कैंडिडेट वहां पे खड़े हो गए हैं। रोसड़ा जो सीट है, बीके रवि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और जो सहयोगी दल के लक्ष्मण पासवान सीपीआई के वहां पे उम्मीदवार खड़े हो गए। बिहार शरीफ में उमैर खान को टिकट दिया है कांग्रेस ने। शिव प्रकाश यादव सीपीआई के पहले से वहां पे कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं। बछवाड़ा में प्रकाश दास हैं, अवधेश कुमार राय सीपीआई के, उन्होंने वहां पे कर दिया। तारापुर में जहां पे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ देखिए उनकी पोजीशन कितनी अच्छी हो जा रही है।
कि उनके खिलाफ जो गठबंधन है उसमें टूट वहां पे पड़ी हुई है। यहाँ से आरजेडी के अरुण शाह और वीआईपी के सकलदेव बिंद वो लड़ रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर की सीट जो है वो उसको लेकर जो है बखेड़ा खड़ा हो गया है। जो सिटिंग सीट है आरजेडी की सलाउद्दीन वो उसके एमएलए हैं, लेकिन वहां पे मुकेश सैनी पिछली बार एनडीए के साथ थे, वहां पे वो चुनाव हार गए थे। वो चाहते हैं कि वो सीट उनको मिले। तो ये देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। तारापुर है, अब कुटुंबा की सीट को देखिए, कुटुंबा राजेश राम की सीट है, सिटिंग सीट है, वहां आरजेडी ने अपना दावा ठोका हुआ है। तो ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम समय रहते हुए इतना कंफ्यूजन बना हुआ है, जबकि पहले बहुत एकता दिख रही थी। अच्छा, ये ऐसी चर्चा आ रही है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के चलते ही सारा विवाद हो रहा है, ऐसा है क्या? देखिए ये तो संभावना लिखती है कि मुकेश सहनी को अपने साथ जोड़ने का जो जोखिम है सुनीता जी वो यही है। इसका खमियाजा एनडीए को भी भुगतना पड़ा था पिछली बार जब मुकेश सहनी थे, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी हैं और वो एक ऐसे नाविक हैं। मैं कई मंचों पर ये कह चुका हूं कि मुकेश सहनी एक ऐसे नाविक हैं, एक ऐसे मल्लाह हैं, सन ऑफ मल्लाह खुद को कहते हैं, कि वो किधर नैया लगाएंगे वो अंतिम समय तक तय करते हैं। पूरे बीच मझधार में वो जो है बार्गेन करते हैं। नहीं, बीच में चर्चा ये भी उठी थी, खाली उनके बारे में आप गेस नहीं कर सकते। नहीं, बीच में एक ये भी चर्चा उठी थी, कांग्रेस की जो नाराजगी का कारण ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो ज्यादा नाराज हुई उसके पीछे यही चर्चा उठी थी। हो सकता है कि ये र्यूमर का असर हो या जो भी हो, लेकिन चर्चा यही उठी थी कि आरजेडी और मुकेश सहनी कहीं ना कहीं अंदरूनी ये लोग पैक्ट था और मुकेश सहनी को ज्यादा सीटें देने की मांग आरजेडी भी समर्थन में थी उस मांग के। और ऐसा कहीं ना कहीं दोनों में पैक्ट था कि जो मुकेश सहनी जिन सीटों पर लड़ेंगे उसमें कुछ आरजेडी के भी लोग होंगे, मतलब नहीं होता है सीटें उस बहाने ज्यादा लेने की। हाँ, और ये भनक कांग्रेस को लग गई और जिसके चलते ये सारा जो विवाद या जो है मामला जो बिगड़ा है, एक ये भी कारण बताया जा रहा है। और भी बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन उसमें एक ये भी कारण बताया जा रहा है। लेकिन अब ये सवाल है कि चुनाव सर पर है, मतदान एकदम करीब आ चुका है, ऐसे में इस तरह का बिखराव, इस तरह का की जो टूट है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी। और नुकसान पहुंचाएगी तो उसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा, कुछ हद तक जन स्वराज को भी मिल सकता है उसका फायदा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब जो मुकाबला है, जो दो गठबंधन के बीच में तगड़ा मुकाबला होने की बात थी, मे भी कि इन सब विवादों के कारण वो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए, आसान हो जाएगा। ऐसे थोड़ा आसान भाषा में जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बताइए कि भाई आसान हो जाएगा, रास्ता आसान हो गया। अगर आप लड़ते रहेंगे, है ना, तो सामने वाले के लिए रास्ता आसान हो जाता है और इस वक्त यही स्थिति बन रही है। हालांकि अगर ये इंटैक्ट होते, इनमें एकता होती, एक स्वर होता, तो एनडीए में इतनी प्रॉब्लम थी कि उसका वो लाभ उठा सकते थे। सीएम फेस को लेकर किस तरह से रार मची हुई आप जानते हैं। अभी तक बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ रहे हैं, एनडीए लड़ रहा है, लेकिन सीएम वही होंगे ये गारंटी देने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार। हमेशा ये गारंटी लेना चाहते हैं कि सीएम तो हम ही होंगे, चाहे बिल्कुल कोई भी स्थिति हो, जेडीयू को कितनी कम भी सीटें आए, आप इस पे एश्योरेंस दीजिए। हालांकि तो बार बार देना पड़ता है, ये सवाल एनडीए में देना पड़ता है। नेता बार बार ये कह रहे हैं, एनडीए के नेता, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं बीजेपी वाले कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बिना उनका भी जो है आगे बढ़ पाना, चल पाना मुश्किल है। तो ये एश्योरेंस बार बार दिया जा रहा है कि नहीं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि डायरेक्ट ये नहीं कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, जो संशय बना हुआ है। देखिए सुनीता जी, नीतीश कुमार को ये पता है कि बीजेपी में नेतृत्व का अभाव है, बिल्कुल ऐसा कोई चेहरा है ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पैराशूट करके किसी को बना दें, बात की परिस्थितियों में कि बीजेपी को अच्छी खासी सीटें आ जाए और किसी एक चेहरे को उठा के आप नहीं, अच्छी खासी सीटें आएंगी क्या? आप 100 के आसपास 101 सीटों पे चुनाव ही लड़ रहे हैं, तो कितनी सीटें आप ला देंगे? मान लिया आपने 75 सीटें जीत ली और जदयू को बहुत कम सीटें आई। रामविलास पासवान की जो माफ कीजिएगा, चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको अच्छी खासी सीटें आ गई। तो चिराग पासवान तो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, ये खुद को कहते रहे हैं वो, तो वो तो उनके साथी होंगे ना। और एक बात कही भी जा रही है
कि 142 सीटों पर बीजेपी 101 सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही है, 142 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ भी वही खेल है। हाँ। मतलब जो मुकेश सहनी वाला खेल उधर आरजेडी के साथ था, इधर भी वही हो रहा है, यहाँ भी खेल इधर है, भी वही हो रहा है। लेकिन हाँ, इन्होंने पैचअप बहुत अच्छे से कर लिया, पैचअप अच्छे चीजों से को बहुत किया। अच्छे से कवर अप कर लिया है। यही विशेषता है बीजेपी की, हाँ। कि वो सारे प्रॉब्लम्स तो हैं उसके साथ, लेकिन वो अपने को पैचअप कर लेते हैं। कांग्रेस आरजेडी में जो रणनीतिक नाकामी है वो यही है कि उनके झगड़े जो हैं वो सामने आ जाते हैं, एयरपोर्ट पे उनके समर्थक लड़ रहे हैं। अब ये वीडियो आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में तुरंत में वायरल हो जाता है, बिल्कुल सब तक पहुंच जाता है और लोग देखते हैं कि भैया ये कांग्रेस। अब बीजेपी के तमाम मीटिंग्स में आप देखें कि जो एनडीए का सम्मेलन हो रहा था, कितनी जगह पे कुर्सियां चली, कितनी जगह पे हाथ पैर तोड़े गए लोगों के, कितनी जगह पे गुटों में लड़ाई हुई। जदयू के जो सदस्य हैं वो भाजपा से लड़ रहे हैं, भाजपा के दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ये चीजें बाहर उतनी प्रभावी ढंग से नहीं आई। लेकिन कांग्रेस के की जो ये दृश्य हैं वो आते हैं तो वो अपने को बहुत अच्छे से पैचअप कर लेते हैं। जैसे इस सिचुएशन में भी बहुत अच्छे से पैचअप कर लिया। अब अमित शाह बिहार आए, उन्होंने क्या कहा कि भैया चुनाव के बाद ही तय होगा सीएम का फेस। हाँ, तो पहले से कहते रहे। नीतीश कुमार नाराज हो गए, ये मुद्दा बना और उन्होंने फिर जाकर फिर एक बार दोहराया, मुलाकातें हुई, तरैया में भाषण में फिर से उन्होंने कहा कि नहीं, नेतृत्व के सवाल पे कोई विवाद हमारे यहाँ नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने फिर नहीं कहा कि वो सीएम फेस हमारे होंगे, ये तो क्लियर नहीं कहा, नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए खालिद जी, चूंकि समय अब हो चला है तो इसलिए हम लोग चर्चा को अभी यही फिलहाल स्थगित करते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष यही निकला कि जिस तरह की फूट महागठबंधन में दिख रही है, यूनिटी नहीं दिख रही है, तो कहीं आने वाले चुनाव में उसके लिए ये भारी पड़ सकता है और एनडीए उसका फायदा उठा सकता है या जनसुराज भी उसका फायदा थोड़ा बहुत उठा सकती है। तो हालांकि अभी ये सब कुछ आकलन है, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हो सकता है 10-15 दिन में सिचुएशन बदले, स्थितियां बदले और मतदान तक आते आते जनता किधर जाएगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सब कुछ पलट भी सकता है, बहुत कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि आगे क्या होता है। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।